गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेश कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैक्टिस बैच में। और आप लोगों का मेन बैच में जो आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है, मैं कह दूं कि 90% तो कंप्लीट हो चुका है, 10% रिमेनिंग है। तो अभी इतना टाइम है हमारे पास में कि हम आराम से कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कवर किए हैं अभी तक, जो शायद आपके 8 या 9 टॉपिक हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनके एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं जो आप लोग प्रिफर करते हो पढ़ना, उस किताबों के एक्सरसाइज शुरू करेंगे सबसे पहले करना। लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस कर ले और हमारे पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस बैच, और इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करो, टाइम दो। और जो भी क्वेश्चंस है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक सब टॉपिक का है, वो पूरे पूरे चैप्टर का होगा, पूरे पूरे चैप्टर का होगा। मतलब मिसलेनियस होगा, कभी कुछ पूछ लेगा कभी कुछ पूछ लेगा। आपका दिमाग थोड़ा सा इसमें तेज चलना चाहिए। पूरा नोट्स रिवीजन कर लीजिए, एक बार पूरी वीडियोस देख लीजिए दोबारा से, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस बैच में आइए। भाई आप लोगों को 100% बेनिफिट इससे मिलेगा। आप गारंटी है, अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस बैच में बने रह गए तो आपका सिलेक्शन तो श्योर ही है 100%। और जो स्टूडेंट मान लीजिए कि कहीं और अपना सेल्फ स्टडी करके तैयारी किए हैं, उन लोगों के लिए भी ये है कि आप लोग टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस ये जरूर बराबर करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन 100% है। तो चलो हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग का शुरू करते हैं। 15 सवाल 14 सवाल पिछली बार आया था 2021 में, और अब भी उसके चांसेस ज्यादा हैं, 12-14 सवाल वो कवर करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो कवर कर रहा हूं, आपकी ओपी टंडन की किताब ओपी टंडन, उसके बाद में आपका मॉडर्न एबीसी और एनसीईआरटी, इनके जो एक्सरसाइज हैं केमिकल बॉन्डिंग के, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को इस प्रैक्टिस बैच के अंदर। तो आज मैं सबसे पहले ओपी टंडन को शुरू कर रहा हूं, ओपी टंडन को खत्म करूंगा, फिर मॉडर्न एबीसी पे आऊंगा, फिर एनसीईआरटी पे आऊंगा। ऐसे करके तीनों किताब को मैं कवर करूंगा केमिकल बॉन्डिंग का। तो आप ये समझ लो कि आपका और भी इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। बाकी का मैंने जो आपको बैच में दे रखा है, असाइनमेंट वगैरह है, डीपीपीस हैं, प्रैक्टिस सेट है, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर भी उसमें दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए। भाई इससे बाहर नहीं जाना है, सिलेक्शन श्योर लेकर जा रहे हो, बस बने रहो बराबर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको रेफरेंस बता दिया, ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए ये सारे के सारे ओपी टंडन की हैं, और ये आपके ऑथेंटिक किताबें होती हैं, आपके पेपर में यहीं से डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा भी हानिकारक हो, सारा का सारा कवर करना है हमें, सारा का सारा। ठीक है भाई, टेंशन हम लोग लेके बैठे हैं, आप मत लीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बड़ा आसान सा सवाल है। कह रहा है कि विच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत मजबूत आयनिक बॉन्ड कौन से कॉम्बिनेशन वाले देंगे। सवाल पढ़िए अच्छे से। जो हिंदी मीडियम वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा गया, मतलब उसका वही है सेम जो मैं बोल रहा हूं। मतलब इनमें से कौन से हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपके क्या कर रहे हैं, आयनिक बंध बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, देखिए एक में Na+, Cl- Na+, O पे 2- Mg पे 2+, Cl पे माइनस Mg पे 2+, और O2-। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं भाई। तो आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है आपका, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, आपकी आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा। इट मीन्स कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा था, वहां पे F इक्वल टू क्या होता था, Q1 Q2 अपॉन में R²। आप लोगों ने ये पढ़ा था। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, केटायन और एनायन पे चार्ज है। मतलब जो हमारा फोर्स है, वो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि आप क्या करोगे, इनके चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, और जिसमें ज्यादा आएगी वैल्यू वही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए इसमें +1 -1 +1 -2 +2 -1, यहाँ पे देखिए 2 और 2, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहे हैं आपके,
ज्यादा आपको दिख रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा। इट मीन्स कि ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, आपका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4 है, आपको मॉड में बताना है, मॉड में बताना है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलनी है इसमें। तो ये वाली चीजें आपकी क्या है यहाँ पे, इस तरीके से, मतलब जो आयनिक बॉन्ड है आपका वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला सवाल का आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, देखिए आगे ऐसे सवाल रहेंगे, इसी तरीके के सवाल। और ये सारे सवाल मैं बैच में नहीं करवाया हूँ, बैच में आप लोग जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि ऐसे सवाल मैंने वहां पर नहीं करवाया। ये बिल्कुल यूनिक और सारे इन्हीं किताबों को, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है भाई। बीके जायसवाल भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, बीके जायसवाल नीट वगैरह की अच्छी इनऑर्गेनिक की किताब होती है, लोग प्रिफर करते हैं उसको, मैं वो भी कवर करूंगा आपको बॉन्डिंग के लिए। 14-15 सवाल कहीं हिलने नहीं दूंगा भाई, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, बस लगातार बैच में बने रहो, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं हूं। अगला सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये आपका पहला 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं भाई, हीलियम के। देखिए वहां पे 1s2 है ना, 1s2, 1s2 मतलब आपका क्या हुआ भाई, बताइए। 1s2 क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपका यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6। तो दूसरे वाले में आपका क्या है, पहला वाला आपका हीलियम है, दूसरा वाला आपका क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पे कौन से आ जाएंगे भाई, बोलिए, कार्बन, कार्बन 6 ना। तो मतलब ये आपकी कार्बन है, ये आपका हीलियम है, और आपका ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 9 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। मतलब ये आपका फ्लोरीन है, और इसमें 2 2 4 और 6 10, ये नियान है आपका। इट मीन्स कि आपके पास में क्या क्या है, हीलियम, कार्बन, फ्लोरीन और नियान। इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है, इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। और ये पूछ रहा है कि द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ये सवाल है आपका। आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ये आपका सवाल है भाई साहब। वहां पे भी क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। आप लोगों को ध्यान है कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से खूब सवाल पूछे जाते हैं भाई, बहुत सवाल होते हैं। तो मैंने तो वहां पे करवा दिया जैसे आपके एग्जाम के पैटर्न में, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही हैं आपकी। देख लीजिए इस चीज को, द टेंडेंसी टू फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन ग्रेटेस्ट। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि 2 बातें होती हैं, एक तो केटायन होता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और एक एनायन होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, वो क्या होता है वहां पे भाई जी, वहां पे होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन केटायन और एनायन, मतलब क्या करेगा, केटायन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो एनायन क्या कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। तो डोनर कौन से होंगे, मैं मतलब कि मेरे बाहरी कक्षा में अगर मान लीजिए मैं सोडियम हूं, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैं आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दूंगा। मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रो निगेटिव होगा। मतलब अगर मैं कह दूं, एक आपका क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और एक आपका क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव। यही मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा तो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करेगा, फेंक देगा। और मोर इलेक्ट्रो निगेटिव रहेगा तो आराम से अपना उसको क्या करेगा, जल्दी से खींच लेगा, है ना भाई। यही तो है। तो मतलब हमारा अगर मैं बात करूं तो सोडियम इधर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और क्लोरीन इधर है आपकी इलेक्ट्रो निगेटिव। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे
यहाँ पे ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है, कौन जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने पास में खींचना चाहेगा। तो आपको जाहिर सी बात ये मालूम है कि भाई फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये हो गया इसका आंसर आपका भाई जी फ्लोरीन वाला। तो फ्लोरीन कौन से नंबर पे है आपका, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन आपका है 3rd नंबर पे। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सही है, सी सही है। बात समझ में आ गई। मतलब आयनिक बॉन्ड केटायन होता है और एनायन होता है। केटायन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन सा होता है, एनायन। मतलब एक डोनर एक एक्सेप्टर, एक दाता हुआ एक ग्राही हुआ, है ना। तो अब क्या हुआ कि अगर सोडियम दे रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो ले रहा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला आपको ढूंढ लेना है, उसी पर टिक मार देना है। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड के, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के, ये टेंडेंसी हो गई ग्रेटेस्ट की। बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे भाई, चलिए अब मैं अगला चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए वेरिएबल वैलेंसी सोन बाई, वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा कोई भी एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी, कोई मान लीजिए +2 में भी एग्जिस्टेंस हो, कोई +3 में भी एग्जिस्टेंस कर रहा हो, कोई +2 में, कोई +4 में, कोई +3 में, कोई +5 में, मतलब एक ही एलिमेंट आपका वेरिएबल्स वैलेंसी दिखाता हो। तो आपको मालूम है कि जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, जैसे आयरन हो गया Fe2+ और Fe3+ में दिख जाता है, ऐसे ही आपके डी ब्लॉक वालों के साथ में जो पी ब्लॉक वाले होते हैं, जैसे आप अगर बोरान फैमिली में जाओगे तो जब नीचे जाते हो, नीचे जाने लगते हो, तो जो बीच वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने हायर और लोअर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कार्बन, ऐसे ही नाइट्रोजन वालों में क्या होता है कि आपको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है। जैसे बोरान में आपका क्या हो गया, बोरान में आपका क्या हो गया, बोरान में आपका क्या हो गया कि जैसे बोरान फैमिली है, ऊपर से नीचे जाएंगे जब, और नीचे इंडियम है, ये वाली जो चीज है ये +3 में एग्जिस्टेंस इसका होता है। नीचे वाला टेलुरियम ये +1 और ये +3, मतलब ये दोनों वेरिएबल दिखाने लगता है आपका। आपको मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट जब पढ़ाया था उसमें एक बात बताई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे नीचे जाने पे अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करने लगते हैं, स्टेबल होने लगते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे +1 और +3, आगे जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो +3 +1 +3 +1, इट मीन्स ये वाले दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब +1 में भी हैं +3 में भी हैं। ऐसे कार्बन फैमिली में जाएंगे तो +2 में भी दिखेगा और +4 में भी दिखेगा। तो मतलब ये है कि पी ब्लॉक वाले भी क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी अपना दिखाते हैं। तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया भाई जी, यहाँ पे आंसर हो गया आपका, यहाँ पे आंसर हो गया आपका पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक वाले फिक्स अपनी वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है। तो पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल्स होती है। और ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझाया था मैं उस जगह पे। तो आप लोग लगातार वीडियो को भी देखते रहिएगा पैरेलल में, है ना, क्योंकि वो कनेक्ट है। अगला देखिए, और ध्यान रखिए भाई, जो बच्चे पेड वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखे, ऐसे सवाल नहीं मिले थे आपको, ये बिल्कुल न्यू और बिल्कुल अच्छे सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप फिर भी दिक्कत करोगे। तो देखो, इन विच ऑफ द स्पीसीज द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, देख लो क्या बोल दिया भाई, बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन आपका केमिकल बॉन्डिंग का ही ये है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया भी हूं मैं, खूब पढ़ाया हूं मैं, आप लोगों को कई जगह पढ़ाया हूं, हाइब्रिडाइजेशन के जगह पे पढ़ाया था, फजान जब पढ़ा रहा था वहां पे भी पढ़ा रहा था। फजान में भी देखो, ध्यान अगर आ रहा है आपको कि डायरेक्शनल नेचर आते ही कोवैलेंट नेचर आ जाता है, ओवरलैपिंग होने लगती है। ध्यान आ रहा है, कुछ बोला था मैं ऐसा वर्ड, मतलब कि जहां पे ओवरलैपिंग वाली टेंडेंसी होने लगी, जहां पे कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट नेचर आ गया, वहां पे डायरेक्शनल नेचर होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शनल नेचर। और यहाँ पे क्या है, नॉन डायरेक्शनल नेचर।
डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या हो गया कि वहां पे ओवरलैपिंग होने की टेंडेंसी अब होने लगी, इसके अंदर ओवरलैपिंग की टेंडेंसी होने लगी, ओवरलैपिंग। ध्यान आ रहा है जब फजान पढ़ा रहा था तो। और ओवरलैपिंग होगी तो कैसा होगा भाई, कोवैलेंट, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, कोवैलेंट के अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। तो इट मींस कि पहले हमें ये देखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है तो डायरेक्शनल होगा। तो देखिए अमोनिया भी आपकी क्या है, अमोनिया के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आप समझते हो ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए कोवैलेंट बॉन्ड है। वाटर भी आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे BF3 आपका, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड है। NaCl के अंदर क्या है भाई, आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल आ गया, ये नॉन डायरेक्शनल आ गया भाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मतलब ये वाले सारे के सारे आपके क्या हैं, कोवैलेंट वाले हैं, और इनके अंदर डायरेक्शनल नेचर होता है। और डायरेक्शनल नेचर से ये क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग करके और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आप लोगों को। कितना बढ़िया सवाल है कि 3 आपको दे दिया है कोवैलेंट का, 1 दे दिया आयनिक का, और पूछ लिया नॉन डायरेक्शनल का। बढ़िया सवाल है एकदम, बिल्कुल मस्त, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, टेंशन नहीं। बिल्कुल आपका ओपी टंडन कराऊंगा, आपका मॉडर्न एबीसी कराऊंगा, आपकी एनसीईआरटी कराऊंगा, वीके जायसवाल कराऊंगा, सारा इनऑर्गेनिक के जितने भी बॉन्डिंग के सवाल हो सकते हैं भैया सब चेपूंगा इसी जगह पे, बस लगातार बने रहना इसमें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन। लैटिस एनर्जी मतलब भैया जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। और पढ़ाया था भाई, जालक ऊर्जा को खूब पढ़ाया था मैं, जालक ऊर्जा। ध्यान आ रहा है आप लोगों को, जो आपका जालक ऊर्जा था, जो लैटिस एनर्जी थी, वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ध्यान आ रहा है आपको, जो लैटिस एनर्जी है मतलब वो डिपेंड करती है किस पे, चार्ज और साइज, इन दोनों पे डिपेंड करती है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑन द आयन ओनली। अरे नहीं भाई साहब, चार्ज पे करता है ओनली नहीं, चार्ज के साथ साथ में साइज भी है, तो ओनली क्यों हो गया, गलत बात। साइज ऑफ द आयन ओनली, नहीं ये भी गलत बात है, ओनली लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पैकिंग ऑफ द आयन ओनली, पैकिंग पे भी डिपेंड करता है लेकिन ओनली पैकिंग पे नहीं करता। यहाँ पे देखिए चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन, ये देखिए ये बात सही है, यहाँ पे चार्ज भी है और साइज भी है, इन पे डिपेंड करता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आपको अब बात समझ में आई, आप क्या कर रहे हो। अब जो ये सारे सवाल आप लोगों ने अभी देखा है, ये सारे के सारे सवाल डिफर है, आपके बैच से बिल्कुल अलग है। तो ये सारा सवाल में सारी चीजें मैं प्रैक्टिस बैच में करवाऊंगा भाई, प्रैक्टिस बैच में ही होगी। और 14 से 15 सवाल है भाई केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग 15 सवाल कर लिए फिजिक्स वाले स्टूडेंट, इधर से 15 सवाल और उठा लिए, कहानी खत्म हो जाएगी, जाके कहीं ना कहीं लग जाओगे टीचर। तो बने रहना भाई इसके साथ में। मिलता हूं मैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और डिफर क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। चलो मिलता हूं मैं अगले प्रैक्टिस बैच केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2 में। ये आपका लेक्चर 1 आज मैं कंप्लीट किया, ठीक है। थैंक यू सो मच।